अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। नए साल का नया शो आपको कहेंगे खुश आमदीद 2024 में, और पहला शो है 2024 का हमारा। लेकिन आज का शो बड़ा डिफरेंट और बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। हम हमेशा सुनते हैं जी कि पॉलिटिकल फिगर्स के लिए 2024 कैसा होगा, हुकूमत के लिए कैसा होगा। हम ये क्यों नहीं जानने की कोशिश करते कि 2024 खेलों के लिए कैसा होगा, हमारी नेशनल गेम हॉकी के लिए कैसा होगा, हमारे फॉर्मर कप्तान बाबर आजम जिनकी फॉर्म 2023 में नहीं लगी, 2024 उनके लिए कैसा होगा, नए आने वाले कप्तान शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद के लिए कैसा होगा। उसके बाद हम ज़रा ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान टीम के तमाम सितारे जिनमें रिजवान, हारिस रऊफ और बड़े बड़े नाम, उनके लिए 2024 कैसा होगा ओवरऑल टीम के लिए। और ज़क्का अशरफ साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके लिए कैसा होगा। हॉकी की भी बात करेंगे। हॉकी के लिए हमारे तो वैसे कई साल बड़े ख़राब गुजरे हैं। अब क्या होने वाला है जब नए सदर तारिक हुसैन बुगटी साहब आए, तो उसके बाद क्या होने जा रहा है 2024 में, इन चीज़ों पर भी बात होगी। और एक अच्छी खबर 2024 की शुरुआत से, मैं हमेशा इसको अच्छी खबर इसलिए कि मैं इसका बड़े लंबे अरसे वेट करता रहा हूँ। चले, मुझे लगता है 2024 शायद खेलों के लिए कुछ बेहतर साल हो जाए, क्योंकि आरिफ हसन साहब ने जान छोड़ दी है बिलाखिर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की। और ये बहुत ही अच्छी खबर है एथलीट्स के लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए जो खेलों को पाकिस्तान में पनपता हुआ देखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ मोहम्मद हफीज़ साहब दूसरों पर बड़ी पाबंदियां लगा रहे हैं और बड़ी सख्तियां कर रहे हैं, जुर्माने हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो मोहम्मद हफीज़ साहब खुद लेट पहुंचते हैं, फ़्लाइट मिस कर देते हैं। तो ये जो ज़ाब्ते की बड़ी ज़रूरी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं दूसरों पर, तो अपने ऊपर भी लागू होती है वहाँ पर। चलें जी, आज का शो शुरू करते हैं। बड़ा ही मज़ेदार सा और धमाकेदार सा शो होने वाला है और आप लोगों को पता चलेगा कि 2024 खेलों के लिए कैसा होगा। फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अल्लाह ने मौका दिया तो 2024 के इख्तिताम के बाद जो अगला शो करेंगे, तो ये जो हजरात हमारे साथ होंगे इनको ज़हमत देने की कोशिश करेंगे और पता करेंगे कि 2024 में जो कहा था क्या वो हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, इन्होंने मुझे कुछ बताया था और वैसा होता हमने देखा भी। गुल जी बहुत पॉपुलर एस्ट्रोलॉजिस्ट है, इल्म नजूम के माहिर हैं, बहुत न्यूमरोलॉजी पे बड़ी गहरी इनकी कमांड है। तो गुलजी साहब बहुत शुक्रिया सर। सारा काज़मी ने कराची से हमें ज्वाइन किया, इल्म नजूम के माहिर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं। और ज़रा जानेंगे आज के किस किस तरह से क्या क्या सितारों की चालें बता रही हैं। और साथ ही साथ मेरे तो बहुत ही फेवरेट, बल्कि मेरे भाई और पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं है, इस वक्त तमाम यंग लॉट में सबसे अच्छे जर्नलिस्ट है। इवन मैं उनकी खबर को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ क्योंकि उनकी खबर बहुत शानदार और ऑथेंटिक होती है और हमेशा ही उनकी खबर से बहुत सारे लोग खबर लेते हैं और फिर अपनी दुकानें भी चमकाते हैं। तो शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से पहले हम सितारों की चालें मालूम कर लें, फिर मैं किरदारों की चालें आपको बताऊंगा। बहुत ज़रूरी है शोएब। सारा काज़मी कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सारा, हम हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिशियंस के लिए साल कैसा होगा। आज ज़रा डिफरेंट करते हैं। ये बताएं कि 19 साल हो गए एक आदमी को जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की कुर्सी सदारत पर बैठा हुआ था, जान नहीं छोड़ रहा था। तो बड़ी मुश्किल से आप लोगों के आने से पहले ये खुशखबरी आ गई हमारे पास कि उन्होंने जान छोड़ दी किसी तरह 19 साल में, और खिलाड़ियों के लिए कुछ बेहतर। ये बताएं ओवरऑल कैसे देख रही हैं 2024 को खेलों के लिए? 2024 will be much better, but especially for those who are really hard working, जो players हैं actually who are loyal to the team and doing really great work। क्योंकि देखिए मोस्टली अगर हम बात करें जो मेन हमारा है हॉकी एंड क्रिकेट सबसे मेन होता है, देन हॉकी एंड फुटबॉल एज वेल। आई सी अ लॉट ऑफ गुड चेंजेस हैपनिंग इन 2024, तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा ना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, मगर लेटर जैसे हम वर्ल्ड कप T20 का अराउंड इसी साल होगा, तो उसके अराउंड मुझे काफी अच्छा देखते हुए नजर आ रहा है। इवन फुटबॉल एंड हॉकी का अभी फिर भी ना दैट पार्ट विल बी स्ट्रगलिंग थोड़ा सा, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट विल बी मच बेटर। पॉजिटिव है क्योंकि सैटर्न का ईयर, सैटर्न की जो एक रिक्वायरमेंट होती है ना किसी इंसान से भी, वो यही होती है कि वर्क हार्ड, जितना आप लॉयल्टी के अपनी पूरा बेस्ट देंगे उतने ही आपको उसके फ्रूट्स मिलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला काफी ज्यादा पॉजिटिव है। बीच में थोड़े हिकअप्स आएंगे जो हम देखेंगे, मगर मेजॉरिटी क्रिकेट की बात करें तो उनका भी अभी भी टॉकिंग
वन बाय वन, मगर टोटलिटी में अगर बात करें 2024 विल बी मच बेटर देन द प्रीवियस ईयर्स जो हमने 2023 काफी टफ देखा था स्पोर्ट्स के लिहाज से, स्पेशली क्रिकेट के, तो इट विल बी मच बेटर इन 2024। जबरदस्त। चले, कुछ पॉजिटिविटी तो सुनने को मिली 2024 के आगाज में। गुलजीत साहब क्या कहते हैं जनाब? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। अक्सर हम ये सियासी जायचे बनाते रहते हैं और हर हफ्ते के जायचे बनाते हैं और हर शख्सियत के हिसाब से जायचे बनाते हैं। तो मैंने 2023 में 3 जायचे बनाए, जो एक वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला था तो उस वक़्त बनाया था, और एक उसके बाद बनाया, और एक अभी 15 दिसंबर को मैंने जायचा बनाया। क्रिकेट टीम इस वक्त जो है हमारी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और उनके स्टार कहाँ जा रहे हैं। मैं ना, क्योंकि मुझे सियासी बातें तो नहीं आती, लेकिन मैं सितारों और सियारों के दायरे के अंदर रहते हुए ये बात करूँगा। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। लोग इसको एक ही देखते हैं, लेकिन मैंने 2 जायचे बनाए। दोनों जायचों में अलग अलग चीज़ें मैं आपको साथ शेयर करता हूँ कि मैंने जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जायचा बनाया तो उसके अंदर 3 गोच हैं। अच्छा। हमारी ना न्यूमरोलॉजी के अंदर गोच होते हैं, और वो गोच ऐसे होते हैं कि 3 ऐसे दायरे हैं, 3 ऐसी मोहरें हैं, 3 ऐसे पिलर हैं जो क्रिकेट बोर्ड को नुकसान दर नुकसान देते जा रहे हैं, और वो उन्हीं के ऊपर जो है ना पूरा क्रिकेट बोर्ड खड़ा हुआ है। आप चेयरमैन बदल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सारे खिलाड़ी बदल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक वो गोच नहीं टूटेगी, जैसे हमारे यहाँ न्यूमरोलॉजी के अंदर और एस्ट्रोलॉजी के अंदर योग एक बहुत बड़ा किरदार रखता है कि योग की क्या पोजीशन है, यानी नैस क्या है। इसी तरह क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है ना गोच की बड़ी एक ना अहमियत है, और वो गोच जो है ना वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर 3 गोच हैं, वो गोच जो हैं वो नेगेटिव हैं, और उसने क्रिकेट बोर्ड को और खिलाड़ियों को जो है ना वो बहुत नुकसान दे रहा है। अच्छा। मैं ये कहता हूँ, मेरा मशवरा है, देखे कोई उसको सुने या ना सुने, ज़का अशरफ साहब होली सोली जो हैं वो सुनने वाले हैं, करने वाले हैं, लेकिन वो अगर गोच जो हैं वो नहीं जब तक रिमूव होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, एक अच्छे ट्रैक पे नहीं आ पाएगी, कभी वर्ल्ड कप जो है वो नहीं जीत पाएगी। ये मैं आपके प्रोग्राम में आपको प्रिडिक्ट भी कर रहा हूँ। अब आते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। गुलजीत साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो स्टार हैं, इस पे आगे भी जाके बात करेंगे। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 जायचे बनाए हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 जायचों में जितने भी खिलाड़ी हैं वो चाहते हैं कि हम खेलें, हम आगे तरक्की करें, हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें। लेकिन वो जो गोच हैं वो उनका साया उनके ऊपर इतना होता है कि वो प्रेशराइज रहते हैं। उनको, हर खिलाड़ी को ये बात ज़हन में रहती है कि पता नहीं ये मेरा आखिरी मैच ना हो, और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये है मामला, ये है मामला। अच्छा, शुएब जैद साहब सर क्या कहते हैं? अब जरा किरदारों की चाल पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, मुझे तो कोचों का नहीं पता, लेकिन वो एक स्ट्रीट लैंग्वेज में कहते हैं खोचे। मुझे खोचों का जरूर पता है, और मैं आपको बताऊं कि सारा काजमी हो या ये भाई हो, मैं इनके ओपिनियन का एहतराम करता हूँ। मुझे ना सितारों की चालें आती हैं, ना सैयारों की चालें आती है, लेकिन किरदार और उनकी जो चालें हैं उनको मैं समझता हूं। तो मैं उससे आपको बता सकता हूं कि 2024 से अगर पाकिस्तान को कोई खुशखबरी मिल सकती है, वो भी अगर है, तो वो अरशद नदीम आपको कोई खुशखबरी दिलवा सकता है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि 2024 पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए मायूसियों का साल होगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स खेलों के मैदान से ज्यादा अदालतों में आपको दिखाई देगी। सही है, फुटबॉल पे पाबंदी आयद है, हॉकी पे पाबंदी लगने जा रही है, ठीक है, FIH जो है ना उसके जाहिर है वो सजाद खोकर साहब FIH को लिख रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ये वहां से भी पाबंदी लग जाएगी। उसके बाद अब आप आ जाएं, बात हम क्रिकेट की कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, बट हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता कि आप 2024 T20 वर्ल्ड कप में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। नहीं दिखा पाएंगे शोएब, नहीं दिखा पाएंगे। ओहो, वहाँ कंपटीशन सख्त होगा, और उस कंपटीशन सख्त होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा मायूसियों का किरदार जो है मायूसियों का सामना करना पड़ेगा। अलबत्ता 2023 जाते जाते आरिफ हसन जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स की जान छोड़ गए,
मुझे ऐसा लगता है 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट के वो किरदार जो शायद अकेले कुल अपने आप को समझते हैं या जिन्होंने बहुत ज्यादा कमांड हासिल की हुई थी, शायद ये उनके करियर के आखिरी सालों की तरफ बढ़ने का साल होगा। इसी तरीके से अगर हम बाकी स्पोर्ट्स की बात कर लें तो बाकी स्पोर्ट्स में भी आप देख लीजिएगा कि ज्यादातर मामला जो है वो अदालतों में नजर आएंगे। आपको खेल के मैदान में सिर्फ आपको मायूसियां मिलेंगी। ये मैं तो गैब का इल्म अल्लाह जानता है, लेकिन दो मूवमेंट चल रही हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, मैं उनको मद्देनजर रखते हुए आपको बता रहा हूँ। ओए होए, अच्छा शोएब 2023, वैसे 2023 कैसा देखा आपने? मैंने कहा कि शुरू में एक अच्छी खबर तो ये आ गई कि चलें बड़ा देर इंतज़ार करना पड़ा, 1 मार्च 2004 से हमें इंतज़ार करना पड़ा अब तक, तो आरिफ हसन साहब गए। अब खैर वहाँ भी अभी कंफर्म नहीं है कि कौन अच्छा बड़े तरीके से बेहतर बंदा आता है या नहीं। तारिक बुख्ती साहब आए हैं और इनके आते ही मुश्किलात भी खड़ी हो गई हैं सामने हॉकी के लिए। वो सजाद खोखर साहब तो जाने का नाम नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं जी मुझे इलीगल रिमूवल हुआ है, हालांकि खुद भी उन्हें प्राइम मिनिस्टर ने लगाया था, इन्हें भी प्राइम मिनिस्टर ने लगाया। देखिए यही तो मामला है कि जिसकी बारी लगी होती है वो ये नहीं सोचता कि वो आया कैसे है, अलबत्ता जो उसको रिप्लेस करने जा रहा होता है वो उसको जहर लगने लग जाता है। और ये सिर्फ हॉकी का मामला नहीं है, फुटबॉल में देखें, फुटबॉल में भी यही तबाही है। उसके बाद आप क्रिकेट में देखेंगे तो क्रिकेट में भी ये इश्यूज आपको नजर आ रहे होंगे। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला खेल जो है वो क्रिकेट है, इसलिए हम उस पर ज्यादा बात करते हैं क्योंकि आम लोगों की अब दिलचस्पी भी क्रिकेट में है। हॉकी से वो मायूस हो चुके हैं, फुटबॉल से वो मायूस हो चुके हैं, बाकी गेमों से मायूस हो चुके हैं। अब सिर्फ एक उनके लिए उम्मीद की किरण जो होती है या खुशी का लम्हा होता है कि जब अच्छे नदीम का पता चलता है कि वो कुछ खेलने जा रहा है। तो क्योंकि ओलंपिक भी है इस साल में, तो मैं कह रहा हूँ कि वो शायद आपको कुछ खुशखबरी सुना सके आप कि वो टॉप 5 में कहीं पे खड़े हो गए हैं। मुझे वो मेडल लेते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन टॉप 5 में आपको कहीं शायद वो दिखाई दें। हाँ, वो एक ही नाम है शोएब जो कुछ ना कुछ करता हमें दिखाई देता है। सारा ये बताएं, क्रिकेट बोर्ड के लिए कैसे देख रही हैं 2024? देखिए अगर हम बात करें ज़का अशरफ की तो उनका मुझे डेटा तो मेरे पास नहीं है, बट अगर हम न्यूमरोलॉजी से उनसे नेम के से थ्रू टोटल निकाले तो इट एड्स अप टू नंबर 4। तो कभी एक चीज़ होती है कि स्टक हो जाना या ऑब्स्टिकल्स आना, तो उनकी वजह से अब आई डोंट ब्लेम हिम, बट अगेन जो उनका नाम नंबर ऐड होता है एंड हम जब उसको है ना देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को, तो वो हमेशा एक हर्डल्स या कोई ना कोई इशूज़ लेके आते हैं। जैसे जब आपने देखा कि जब उनको सीट मिली अपनी और देखा आपने कि इट वॉज अ क्योटिक वेरी है ना काफ़ी मेसी सिचुएशन हो गया था, उस पर भी जल्दी से सारी चीजों को जो उन्होंने लाइन अप किया था अपना टीम एंड एवरीथिंग, तो उनका काफी स्टार्स थोड़े से नेगेटिव है एज कंपेयर टू जब हम करें कि साथ में पाकिस्तान बोर्ड के वो मैच नहीं करता, तो इट ऑलवेज अ मिस मैच। तो जरा थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम बात करें उस पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करें जैसे अभी शान मसूद को बनाया गया था, शान मसूद को तब बनाया गया था अराउंड नवंबर में से पहले जब बनाया था उनको, तो वो जो डेट थी इट वॉज वेरी नेगेटिव डेट। तो आई डोंट थिंक सो कि शान मसूद विल बी एबल टू डू मच एज अ कैप्टन। वो मुझे ऐसे कुछ दिखाया नहीं। अभी भी जैसे हमने रिजल्ट देख लिया, एवरीवन थॉट कि समथिंग विल बी डिफरेंट, अगेन वही चीजें रिपीट हुई हैं, पाकिस्तान की मिस्टेक्स। और दूसरी चीज ये है कि जो प्लेयर्स भी हैं समहाउ और दी अदर, जो इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, समहाउ और दी अदर वो हमेशा कोई नेगेटिव टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं। इवन शादाब बात कर लें, आप सरफराज अहमद की बात कर लें, उनका पिछले साल से थोड़ा बेहतर हुआ था जब कम बैक हुआ था। मैंने ये बैक टू 2020 में ही बोल दिया था कि ही विल बी स्ट्रगलिंग एंड एवरीथिंग, तो बीच में थोड़ा बेहतर हुआ। ही माइट डू गुड इन PSL फॉर हिज टीम, मगर वही ना स्ट्रगल उनको देखा। शाहिन शाह अफरीदी का भी पीरियड अच्छा है, बट वी कांट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम हिम। बाबर आजम का भी ये सिचुएशन है कि वो गुजर रहे थे, मैंने ये वर्ल्ड कप शुरू से पहले ही पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे कि ही वोंट बी डूइंग मच एज अ कैप्टन, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब जब अच्छा ये बताएं सारा, ये जो आपने पोस्ट की, मैंने वो देखा था कि आपने बाबर आजम के हवाले से ये पोस्ट किया था, वर्ल्ड कप से पहले की बात है, इसीलिए आज आपको जहमत भी दी हमने। अब बताएं मुझे ये पोस्ट और इसके पीछे किस तरह था, ये क्या हुआ, आपको कैसे पता था कि यार ये होने जा रहा है कि बाबर आजम को बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे पाएंगे, हालांकि वर्ल्ड कप में सबकी उम्मीदें बाबर आजम से थी। फिर मैं आगे का भी पूछूंगा, अच्छा, आगे भी चलेंगे। फॉर्चुनेटली उनका वैसे देखिए हमें डेटा तो गूगल से ही मिल रहा होता है सबका, मगर अगेन ऑल पीपल से कि उसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन होते हैं, बट वो मैं थोड़े कुछ मैंने अपनी रिसर्च वर्क किया था एंड एवरीथिंग एंड आई गॉट डाउन एग्जैक्टली वेरी क्लोज टू हिज बर्थ टाइम एंड एवरीथिंग। तो उससे मैंने सारी चीज जो हमारे देखिए अब हम लोग डेट ऑफ बर्थ एंड डिटेल्स टाइमिंग सबसे इससे ही हम पूरा अपना है ना बर्थ चार्ट बनाते हैं, तो वी कैन गेट एज क्लोज एज दैट उनके नाम से, और दोनों में दोनों एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों एड अप करके ही फाइनल डिसीजन में लेती हूँ। बाकी अल्लाह ताला की जात पूरा करने वाली बात है। वो जो
जो उनका पीरियड चल रहा था वो अभी तक इनका फेब तक चलेगा, फिर जाके थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, मगर अगेन बहुत ज्यादा से रहेंगे तो वो टीम में काफी प्रोमिनेंट टिल 2027 तक उनकी काफी प्रोमिनेंस रहेगी टीम में। मगर अभी ही इज गोइंग इनटू लाइक वो अपहीवल्स उनकी चल रही हैं पर्सनल, अगर प्लानिटरी पीरियड से बात करें तो चीजें चल रही थी, तभी मैंने इसलिए बोला था, पोस्ट कर दिया था। अक्सर आई डोंट वांट टू वो नहीं होता है कि ना डिसअपॉइंट पीपल की चीजें, मगर कुछ चीजें ज्यादा आती हैं सामने, तो मैंने पोस्ट उस बात की थी कि ये जरा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम इनका रहेगा। इवन ये जब बिफोर अगस्त से ही इनका टाइम पीरियड शुरू हो रहा था, फिर वो जब तक कुछ बेहतर हुआ तब तक सारी बातें, सारा गेम ओवर हो चुका था। तो चले मैं इस पे ना सारा थोड़ी सी और डिटेल गुलजीत साहब आपसे भी पहले जरा शोएब से, क्योंकि शोएब ने खुद भी अपना शो करना होता है तो हम उसको बड़ा लंबा तंग नहीं करते। शोएब 2023 ये बताएं बाबर के लिए अच्छा नहीं रहा, और हमें टेस्ट की बात करें तो सारी की सारी इनिंग्स मतलब 9 की 9 इनिंग्स 204 22.66 की औसत से स्कोर, तो बाबर आजम से हमें बहुत उम्मीदें हैं और हम दुआ भी करते हैं कि बाबर आजम हमारा बड़ा शानदार प्लेयर है और बाबर आइडियल लोग जितने भी पाकिस्तान में क्रिकेटर्स हैं उसको आइडियलाइज करते हैं। 2023 अच्छा नहीं रहा, लेकिन 2024 के लिए आप देखते हैं कि बाबर आजम से कैप्टेंसी का प्रेशर हटा है तो अब परफॉर्मेंसेज आनी चाहिए। देखिए अरफान, अगर 2023 की आप बात करें तो सोशल मीडिया पे आपको बाबर आजम से बड़े कोई खिलाड़ी नजर नहीं आए होंगे। मतलब ऐसा लगेगा आपको कि शायद डॉन ब्रैडमैन ने भी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली, विराट कोहली ने भी कुछ नहीं किया, सब कुछ जो किया वो बाबर आजम ने किया। ये सोशल मीडिया की हद तक है, पेड कंपेन्स जो चलाई गई, सारे मामला किए, लोगों को गुमराह किया गया। लेकिन हकायक इसके बरक्स हैं। आप टेस्ट क्रिकेट में देखते हैं तो जाके आपको नजर आते हैं कि 204 रन पूरे टेस्ट उसके साल में उन्होंने जो है ना ये बनाए। कैलेंडर की अगर हम बात कर लें, हम वनडे की बात करें तो 1065 रन बनाए, लोग नाचने लग जाएंगे कि जी इतने ज्यादा रन बना दिए इस साल में। लेकिन जब आप उनको खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें उन्होंने 442 गालिबन रन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो होम सीरीज में बनाए हैं। इसके अलावा आप कहेंगे जी 400 है तो 500-600 रन तो अवे बनाए हैं, बिल्कुल जी वो अवे जाके बनाए हैं। लेकिन उनमें भी 151 रन सिर्फ नेपाल के खिलाफ है। अगर उस 151 रन को नेपाल के खिलाफ निकाल दें और फिर आप उनकी पारी देखें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये तो बाबर आजम के शान निशान नहीं है। इसी तरीके से आप चलेंगे T20 में, तो T20 में भी जो नंबर हैं उनके सेंचुरी समेत उनकी परफॉर्मेंसेज जो है वो आपको घर में नजर आई, लेकिन घर से बाहर या जब कोई तगड़ा हरीफ नजर आया तो वो बिल्कुल ही आपको एक बेबसी की तस्वीर बने हुए दिखाई दिए। मैं सारा है या दूसरे भाई हैं, मैं दोनों का एहतराम करता हूँ, लेकिन इनकी नॉलेज में एक बात यकीनी तौर पर होगी, ये जो प्रेडिक्ट करते हैं मुमकिन तौर पे अपने इल्म के हिसाब से सही करते होंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में जरा संभल के प्रेडिक्ट करना चाहिए। इसलिए क्योंकि हर बंदे ने अपनी तारीख में हेर फेर किया होता है। किसी ने साल बढ़ाए होते हैं, किसी ने मतलब बढ़ाता तो कोई भी नहीं है, किसी ने साल कम किए होते हैं, किसी ने डेट को आगे पीछे किया होता है। कुछ तो हमारी क्रिकेट में ऐसी भी स्थितियां गुजरी हैं कि बहन और भाइयों के नाम पे भी क्रिकेट खेलते रहे, क्योंकि उनके बेफॉर्म में जो है ना वो उनको उम्र छोटा करने का तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं इनके इल्म को चैलेंज नहीं कर रहा, बट मैं इनसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि ये जरूर रखा करें तो कि इनकी डेट्स में बहुत आगे पीछे हो जाते हैं मामला। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि 2027 सॉरी टू कट यू, यहाँ पे न्यूमरोलॉजी काम आती है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो हम न्यूमरोलॉजी से भी करते हैं। ओके अच्छा, इस पे मैं करता हूँ, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की गुलजीत साहब, इस पे आपसे भी करूंगा। शोएब ने तो ये नया चैप्टर खोल दिया। हाँ जी शोएब। मैं सारा बिल्कुल आपका एहतराम करता हूँ, मैं आपके इल्म को चैलेंज नहीं कर रहा, आप यकीनी तौर पे अपने इल्म पे कमांड हासिल रखती होंगी। मैं अपने खदशात का इजहार कर रहा हूँ। आपने जाहिर है 2-3 और अलग अलग एंगल्स होते हैं, आप लोग उस पर काम करते होंगे यकीनी तौर पे। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम हो या एक तो और क्रिकेटर्स हों, वो शायद 2024 के साथ ही उनका जो पावर था वो खत्म होता जाएगा। आपको बहुत सारी पाकिस्तान क्रिकेट में पर्चियां, दोस्ती यारी गैंग वो नजर आता है। जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये साल मायूसियों का होगा, क्योंकि इन पर्चियों का, इस दोस्ती यारी गैंग का ऐसा ऐसा जो है वो वक्त जो है वो सिमट रहा है। जब इनका अच्छा शोएब, अगर मैं बिल्कुल एंड पे आपसे एक चीज पूछना चाहूँ, ये बताएं मुझे कि 2024 आप थोड़ा सा अपनी तलखी कम करेंगे, और सच तो आप बहुत ही सख्त बोल जाते हैं, तो जरा सच कम कर लें यार, थोड़ी सी मिलावट कर लें। यार देखिए, दो ऑप्शन है अरसलान, हमारी ऑफ कैमरा भी बातचीत होती है तो आप मुझे बल्कि इस पे बार बार मोटिवेट कर रहे होते हैं कि यार करना है काम तो ईमानदारी से करो वरना छोड़ दो। सही बात। तो फिर यही है कि अगर तलखी कम करनी है तो फिर मुझे जाके कोई और काम कर लेना चाहिए। जर्नलिज्म में मेरा काम नहीं है। अगर मैं ईमानदारी से जर्नलिज्म नहीं कर सकता तो फिर मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। तो कोशिश करेंगे कि ईमानदारी से सफर को जारी रखें। अच्छा वैसे शोएब, आपके हवाले से ना मैं ये बता सकता हूँ कि 2024 भी वैसा ही रहेगा 2023 जैसा। ये मुझे कंफर्म है अपने भाई के लिए, लेकिन बोलेंगे सच। थैंक यू शोएब, आपका शुक्रिया। सारा हमारे साथ है, गुलजी हमारे साथ है,
और वापस आते हैं जी एक ब्रेक से, और ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा ये जो बात करके गए ना शोएब जट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और शोएब जट गए और हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद हैदर भाई ने जर्मनी से, और बड़ी मजे की गुफ्तगू हो रही है। हैदर भाई जरा आज हम न्यूमरोलॉजिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं और सितारों की चालें जान रहे हैं 2024 कैसा होगा। शोएब जट ने तो वैसे किरदारों की बहुत सारी चालें बता के चला गया और बड़ी मजे की, तो अभी जरा शुरू करते हैं जी। गुलजी साहब जो बात शोएब जट कह के गए, मैं चाहूँगा जरा वहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, मैं शोएब भाई की बात को जो है बिल्कुल सेकंड करता हूँ। उन्होंने क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात की हैं और बहुत सारी चीज़ें उनकी, मैं बहुत खुश हुआ हूँ उनकी, मतलब इतनी वर्किंग है। दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने बात की है उसमें सच इसलिए है कि हम जब वर्किंग कर रहे होते हैं ना, हमारे पास एक बड़ा थोड़ा सा स्पेसिफिक टाइम होता है, हमने एक जायचा बनाना होता है और उसके ऊपर जो है ना आउटलाइन खड़ी करके और बात करनी होती है। वो बंदा फील्ड में है और ग्राउंड पे है, वो एक एक चीज़ को बड़ी बारीक बीनी से, क्योंकि उसका प्रोफेशन ही वही है। तो मैं उस पहली बात तो ये है कि उसकी बात के साथ 100% जो है ना एग्री कर रहा हूं। शोएब को मैं बताऊं। दूसरी बात आ गया शोएब। दूसरी बात ये है कि मैंने ना 3 लोगों के जायचे बनाए थे, बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी और रिजवान का। और ये वो लोग थे कि जिनके ऊपर जो है ना, इनके ऊपर बकायदा, अब ये मुझे पता नहीं बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कर देता हूँ क्योंकि ये अरसलान आपका प्रोग्राम है और मुझे पता है कि ये प्रोग्राम में ऑन एयर आप काटेंगे नहीं, ये बात चलानी है आपने। नहीं काटेंगे जी। बाबर आजम का मैंने ना 16 जून 2023 को एक जायचा बनाया था और उसमें मैंने ये बात प्रिडिक्ट की थी। मैंने कहा कि बाबर आजम जो है ना वो पकड़ में आ गए हैं, और वो पकड़ जो है वो बड़ी दूर से हुई है, और इसको दोनों तरफ से जो है ना मेंटली और प्रैक्टिकली दोनों तरफ से जो है इसको बांधा गया है, और इसके ऊपर बकायदा ब्लैक मैजिक के असरात किए गए हैं, और इसकी वजह से इसकी ग्राउंड को बांधा गया है और इसकी शख्सियत को बांधा गया है, जिसकी वजह से ये इतना एनर्जेटिक आदमी है। अगर इसको ये 2023 का साल मिल जाता और ये वर्ल्ड कप मिल जाता और ये सही प्रॉपरली परफॉर्म करता, तो मैं कहता कि पाकिस्तान जो है ये सेमीफाइनल तो ज़रूर खेलता और बहुत आगे चलता। लेकिन ये है कि ये शहनशाह अफरीदी की इंजरी ये भी उसी का आश्कार है, और रिजवान का जो है इस पे बहुत कम हुआ है, लेकिन ये भी उसके अंदर जो है ये तीनों उसके असरात में, ये कह रहे हैं तीनों असरात में है, और इनको अपनी हिफाजत के लिए अपना इलाज करवाना चाहिए। देखें, आपके पास पैसा बहुत है, आपके पास शोहरत बहुत है, आपके पास हर चीज़ बहुत है, लेकिन मैं एक रूहानी मुआलिज होने के नाते और एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। आप जहाँ मर्ज़ी चेक करवा लें, आपकी बड़े से बड़े आदमी से चेक करवा लें, और वो ये कहेगा कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असरात हुए हैं और आपको बांधा गया है बकायदा, और आपका ग्राउंड बांधा गया है। आप जब बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेल रहे होते, आप इतने एनर्जेटिक होते हैं कि आपकी बात और आपकी चीज़ों से लगता है कि आप तबाही मचा देंगे, लेकिन जैसे ही आप पैड पहन के आप ग्राउंड में आते हैं और चीज़ें आती हैं, आपका ज़हन ही माउफ हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता मैं खेलना कैसे और करना कैसे है, और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं मुझे, मैं आपसे भी फिर सारा इसका जवाब देना चाहती हूँ। पहले ये बताएं कि अगर डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट ना हो तो फिर क्या करते हैं? देखिए, जो नाम होता है ना, नाम और जो वो बड़ा एक पावरफुल होता है। सारे काम और किरदार जो होते हैं वो नाम की फाइल से चल रहे होते हैं। अच्छा। और नाम जो होता है वो उससे हम बना लेते हैं, और न्यूमरोलॉजी में और एस्ट्रोलॉजी जो है ये दोनों एक पावरफुल फैक्टर हैं जिससे हम पकड़ लेते हैं। मैं तो खैर रंगों का भी साथ करता हूँ, कलर थेरेपी का, और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं तो उसके ओरे का, जब मैच हो रहा होता है तो मैं ओरा देख के बाज़ दफ़ा दोस्तों से बता रहा होता हूँ कि इसके अंदर इतना प्रेशर है और ये इतनी चीज़ें, ये इस बॉलर के आगे इसका कलर देखो चेंज हो गया और ये इतने प्रेशर में खेलेगा, और चीज़ें जो हैं वो पकड़ी जा सकती हैं, कोई इतनी वो नहीं है। और अच्छा, सारा क्या कहती हैं इसी पर, अगर एग्जैक्ट ना हो डेट ऑफ बर्थ? हाँ देखिए, डेट ऑफ बर्थ तो मोस्टली पीपल से इट्स नॉट करेक्ट, सारी बात है, मगर कुछ ये होता है कि आप किसी को इन पर्सन भी जानते हैं एवरीथिंग, और फिर किसी का बाबर आजम स्पेशली, आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट उनका जो पूरा लाइफस्टाइल था, बट रिलेशनशिप विद हिज फादर एंड एवरीथिंग, उससे हम टाइम के अज्यूम कर लेते हैं और डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि मेरी बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और क्या कहते हैं रिजवान, इनका सारे काफी लोगों का टू द पॉइंट रहा है, स्पेशली थ्रू न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी को अगर हम, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ होती है वो आगे पीछे हो सकती है, बट अगर बात करें जो मैं करती हूँ
दोनों को मिक्स करके करती हूँ। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो कि उनके ऊपर कोई जादू का ये सर, ये आई डोंट गेट इनटू दैट थिंग, बट द थिंग इज दैट कि जो उनके एस्ट्रोलॉजी से और न्यूमरोलॉजी से नंबर्स आ रहे होते हैं, कुछ नेगेटिव्स आ रहे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जादू हो या कुछ हो, बट अगेन दे आर गोइंग थ्रू अ प्लैनेटरी पीरियड, दे आर गोइंग थ्रू अ फेज। इट्स नॉट द एंटायर लाइफ कि वो टोटल फेल हो जाएंगे सारे काम में, बट इट्स जस्ट दैट कि उनका टाइम पीरियड, जैसे सेहत उनकी खराब हुई क्योंकि उनका टाइम पीरियड ऐसे ही चल रहा था, इश्यूज चल रहे थे उनके। जैसे मैंने जब उन्होंने फर्स्ट टाइम पीएसएल विन किया था शाहिनशाह अफरीदी ने, तो मैंने कहा था अच्छा है उनका थोड़ा सा बीच में उसके बाद हेल्थ इश्यूज आए क्योंकि वो टाइम पीरियड ऐसा चल रहा था। तो जैसे अकॉर्डिंग टू माई रीडिंग्स, आई डू माई रीडिंग्स एंड कैलकुलेशन, तो वो मैं जो करती हूँ वो प्लैनेटरी पीरियड ज्यादा शो कर रहे होते हैं उसको, और वो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक टू द पॉइंट रहती हैं चीजें। ओके, तो ये है तरीका कार। चले इस पे थोड़ी सी और डिटेल बात करते हैं। इसमें एक बात ऐड करता चलूँ। देखें, जैसे सारा ने कहा है कि जब आप डेट ऑफ बर्थ लेते हैं ना, तो खाली डेट ऑफ बर्थ आपका काउंट नहीं होता, उसके साथ एग्जैक्ट जो है वो आपका टाइम ऑफ बर्थ जो होना ज़रूरी है और प्लेस ऑफ बर्थ होना ज़रूरी है, ताकि आपका ताला टाइम क्या है और उसके अंदर भी सारा टाइम जब करते, सॉरी फॉर ओवरलैपिंग, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज इज टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ शुड बी करेक्ट। तो जो चीजें होती है, आई पता है, आई डू माय वर्क प्रोफेशनली, तो आई हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर पोस्टिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ के मैं एक श्योरिटी के साथ बोलूं। जैसे मैंने जून में ही जब मैंने कहा था इंडिया और पाकिस्तान का मैच में, तो मुझे फेवरेबल नहीं लग रहा था, तो जो मेरे अपने पोस्ट होती है, जो मेरे एरियाज होते हैं, वहां पे मैं ये चीजें लिख देती हूँ। तो टाइमिंग इज वेरी सोशल मीडिया पर फिर बड़ी बातें भी सुनी होंगी सारा क्योंकि लोग तो सुनना ही नहीं चाहते। अच्छा हैदर भाई, बट एटलीस्ट ये देखिए, इट्स अ स्टडी, इट्स नॉट गैप का इल्म, इट्स जस्ट द पैटर्न। जो हम प्लैनेटरी पैटर्न रीड कर रहे होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी ये हो जाती है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मुझे बिल्कुल क्लेम करना, ये चीजें नहीं करती मैं रीडिंग्स होती है, मेरी कैलकुलेशंस होती है, दैट्स हाउ आई डू इट, बिकॉज आई हैव स्टडीड दिस स्टफ। और माशाल्लाह से द थिंग्स आर बीन पॉइंट, स्पेशली मेरी स्पोर्ट्स की काफी हद तक ना, मेरी 90% बोलूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बीन वेरी काइंड टू मी, दैट मेरी 90% स्पोर्ट्स की काफी ज्यादा अच्छी रहती हैं। तो दैट्स हाउ आई डू। आई पूरा मैं दोनों को साथ में लेके चलती हूँ, न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, ताकि उससे बेस्ट रिजल्ट्स आप करीब तो ये है जी। चले जबरदस्त, ये कुछ चीजें अभी इस पे थोड़ी सी और डिटेल भी बात करेंगे। हैदर भाई सर, पहले तो मैं चाहूंगा जरा आरिफ हसन साहब पे बात हो, पे क्रिकेट पे करते हैं। बड़ी मुश्किल से जान छुटी हमारी, 19 साल हुए यार, बहुत लंबा अरसा है। एथलीट्स ने कल मुझे इतने मैसेजेस किए हैं कि सोच है आपकी सर, बहुत खुश थे लोग, और एथलीट्स ने कहा यार शायद कुछ बेहतर हो जाए अब हमारे लिए। फंड्स का रुक जाना, कभी कहीं पर रुकावट, कभी पसंद के लोगों को आगे ले आना, कभी पाकिस्तान में होना ही ना, कब से अमेरिका में मुकीम है वो, पाकिस्तान आते ही नहीं है, और अच्छी खासी परेशानियों में रहा पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, टोटल बॉडीज़, उसके बाद तहत फेडरेशन, कभी फंडिंग, कभी बजटिंग, इन चीज़ों पे। तो 19 साल एक लंबा पीरियड है, हम आप हमेशा बात करते थे, 12 लब वो चले गए, क्या देख रहे हैं, कोई बेहतरी की उम्मीद है? देखिए, बेहतरी तो इंशाल्लाह ज़रूर होगी, लेकिन मैं समझता हूँ आरिफ हसन साहब जो इतने 17 साल बैठे रहे, इसमें उनसे ज्यादा उन लोगों का कसूर है जो इनको लाए और उनको संभाल के रखा है, इनके बैक पे रहे और इनको सपोर्ट करते रहे, वो ज्यादा मुजरिम है। हमेशा करप्शन खुद से आगे नहीं बढ़ती, बल्कि उसके सपोर्टर जब जिंदा होते हैं वो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो वो लोग असल में कौमी मुजरिम है जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, इनको स्ट्रॉन्ग किया और इनकी मदद। देखिए, आरिफ हसन की अगर सपोर्ट ना होती तो वो इतने साल नहीं बैठ सकते थे। हमारे पाकिस्तान में तो जिसकी सपोर्ट ना हो वो तो एक दिन नहीं बैठता है, वो तो 2.5 साल में चलता कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है, मैं समझता हूँ आरिफ हसन साहब खुद जो है इनएक्टिव थे और उनका विजन कोई नहीं था। आपको चेयरमैन किसी भी इदारे का ऐसा चाहिए जो विजनरी हो, जिसके पास एक आइडिया हो, जिसके पास एक लाइन ऑफ एक्शन हो, और वो थ्योरेटिकल भी उतना ही अच्छा हो जितना प्रैक्टिकल। तो आरिफ हसन के जाने के बाद अब देखते हैं कि नई जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है। असल मसला ये नहीं कि मैनेजमेंट सिर्फ खराब है, असल मसला ये है कि हमारा ग्राउंड लेवल पे जो हमारा टैलेंट है वो भी अब खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल, आप क्रिकेट हमारी इतनी ज्यादा, उसने पूरी सोसाइटी को ओवरकम कर लिया है, इतना ज्यादा गालिब आ गई है कि उसके अलावा कोई किसी यार हैदर भाई, जब हम कैंप लगाते हैं या स्पोर्ट्स से रिलेटेड की बात कर रहा हूँ, एथलीट्स के 500 रुपया देते हैं यार उनको हम, मतलब इससे ज़्यादा अफसोस की क्या बात होगी। हम अपने हॉकी नेशनल टीम के प्लेयर्स को 1000 और 500 रुपया देते हैं कैंप्स में, कौन आएगा खेलने के लिए 30,000 रुपये के लिए? ठंडे पानी से नहा के बेचारे सुबह यहाँ पर नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद में वो लोग प्रैक्टिस करने, मैं तो खुद गया हूँ वहाँ, खुद देखा मैंने। तो वो क्या आप समझते हैं इस पे, क्या कौन खेलेगा? सिर्फ सारे कहेंगे क्रिकेट खेलते हैं, खुद हम तबाही के जिम्मेदार हैं हर खेल की। सही बात है, फैसिलिटीज नहीं आप जब अवेलेबल नहीं हो। देखिए,
आप अगर कंपेयर करें दूसरे यूरोपियन मुल्कों से, यूरोप में जो अथॉरिटीज होती हैं वो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं देती हैं, लेकिन लोगों को पर्सनली फैसिलिटीज मिल रही होती हैं। यानी हम उनकी सोसाइटी में एक बात है कि खुद से वो लोग अपने आप भी कुछ चीज़ें हासिल कर लेते हैं। हमारी सोसाइटी में ये है, अपने आप कोशिश भी करें तो मिल नहीं पाती है, फिर हमें देखना पड़ता है अथॉरिटीज की तरफ कि भाई आप कुछ मदद करें, डिपार्टमेंट्स मदद करें, ऑर्गेनाइजेशन मदद करें, क्योंकि पर्सनली हम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि ना तो अथॉरिटीज करती हैं, ना पर्सनली हम कुछ कर पाते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं टैलेंट नहीं है, टैलेंट हर जगह होता है, टैलेंट रॉ होता है, उसको पॉलिश करनी पड़ती है, उसको बनाना पड़ता है। तो अब पाकिस्तान में अगर टारगेट लेकर, टास्क बनाकर कुछ काम किया जाए ना कुछ खेलों के ऊपर, तो इंशाल्लाह। अब देखिए क्रिकेट जो है वो मिलियंस ऑफ मिलियंस कमाती है क्रिकेट, लेकिन उससे प्लेयर्स, ऑर्गेनाइजर्स, मैनेजमेंट अय्याशियां कर रहे हैं, लेकिन उसकी मसावी तकसीम नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जो प्राइम मिनिस्टर, इसके मेरा ख्याल है आप पीएसएल के ऑडिट रिपोर्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं हैदर भाई। जी देखिए ना, देखिए मैंने तो अपनी आंखों से देखा है ना, जो अय्याशियां देखी हैं पीएसएल में, दुबई में जब होती थी, यूएई में, मैंने खुद देखा कि वहां पे जो है 30 से 40 गाड़ियां सिर्फ इसलिए थी कि लोगों को कहीं जाना हो तो वो खड़ी रहती थी। लेकिन हैदर भाई एक फर्क बताऊं, मैं समझता हूं एक फर्क है बहुत बड़ा। बाकी जितनी बॉडीज या एसोसिएशन है ना, वो पैसे लेने के चक्कर में होती है गवर्नमेंट से। ये वाहिद इदारा है जो अपने पैसे खुद बना रहा है और ठीक ठाक प्रॉफिट बना रहा है। जी बिल्कुल बना रहा है, सही बात है, बिल्कुल वो बना रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि आप जो है अगर एक जगह से पैसे बनाते हैं, अगर हम फार्मूला रखें, तो आप मुझे बताएं पुलिस की या आर्मी की क्या इनकम है? गवर्नमेंट उसको पैसे देती है, कहीं से लेकर वहां पे देती है। टैक्सेस से ऑब्वियसली वो टैक्सेस सारा कलेक्शन होता है। कुछ ऐसा सिस्टम देखिए, आप जब तक सिस्टम नहीं बनाएंगे, आप जब दूसरे खेलों को तवज्जो नहीं देंगे, उनमें इन्वेस्ट, ठीक है मैं बात मानता हूं कि वहां पे लोग बैठे हैं जो बस पैसे लेना चाहते हैं, तो लेकिन आपने उनका सिस्टम कर दिया है ना, हमने उनका सिस्टम ऐसा कर दिया है कि बस ठीक है यार, जो कुछ थोड़ा बहुत तुम कर रहे हो करते रहो, नाम के तौर पर हमारी असल तवज्जो क्रिकेट पे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान जो जो बाइख्तियार लोग हैं, खुसूसन मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कहूँगा कि वो इसके पेरेंट हैं क्रिकेट बोर्ड के, उनको चाहिए कि वो इसको थोड़ा सा, और दूसरे खेलों के भी, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना उनको मसावी मौके देना चाहिए। दूसरे टैलेंट हमारे पास बहुत है। आप देखिए आज से 30 साल पहले हम स्क्वाश में नंबर 1 थे, हम उसके साथ साथ हॉकी में नंबर 1 थे, आज कहाँ हम पहुंच गए? स्क्वाश में मेरे ख्याल 14वें या 16वें नंबर। सर हमारे पास 94 वो लास्ट ईयर था हैदर भाई, जब हमने स्क्वाश, क्रिकेट, हॉकी इस पर राज किया। और 92 में तो खैर हमने बहुत अच्छी फुटबॉल भी खेल ली, हमने तो सैफ गेम्स और इधर उधर बड़ा अच्छा खेला। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फुटबॉल देखिए, फुटबॉल में ठीक है हम कह सकते हैं कि फुटबॉल में इतना काम नहीं हुआ पाकिस्तान में, लेकिन स्क्वाश तो हमारा नंबर 1 था ना। हमने सालों जो है 18 साल तक हमारे 3 खिलाड़ियों ने दुनिया पे हुकूमत की है, जहांगीर खान, जानशेर खान वगैरह ने, और आज ये हालत है कि 16वें नंबर पे हैं और हम जो है जूनियर स्क्वाश भी नहीं जीत पाते हैं। उसकी वजह भी एक हमजा आ गया बीच में से निकल के, तो हमने कुछ कर लिया। अच्छा गुलजी साहब ये बताएं, अभी आपने ज़का अशरफ बोर्ड का जिक्र किया, क्या आप बड़े मजे के लफ्ज, क्या गोच? हाँ गोच। अच्छा आप ये कह रहे थे, तो ज़का अशरफ साहब के लिए क्या है 2024 में? देखिए ज़का अशरफ साहब को ना मैं बहुत डीपली जानता हूँ। वो बड़े हम्बल और बड़े ख़ानदानी इंसान हैं। वो ओंगी बोंगी बात करने वाले या इस तरह के इंसान नहीं है, बड़े प्रोफेशनल इंसान हैं। मैंने उनका 3 दफ़ा जायचा बनाया है। अच्छा। लेकिन वो जिन लोगों से या जिन लोगों के साथ मिल के चलने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो सारा उनको मिसगाइड कर रहे होते हैं। मैं तो देखें आपके भी प्रोग्राम में मशवरा दे सकता हूँ, अपना जायचा रीड करके बता सकता हूँ, लेकिन उसको मानना या ना मानना वो उनका काम है। ज़का अशरफ साहब जो हैं, अगर बोल्ड स्टेप ले ले और न्यूट्रल होके ले ले, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ज़का अशरफ साहब के लिए 2024 बोर्ड ब्राइट साल है, और क्रिकेट के लिए ख़ास तौर पे बहुत ब्राइट साल, अच्छा साल होगा 2024 में। बिल्कुल अच्छा होगा। और एक बात मैं उस वक़्त, क्योंकि बात ख़त्म हो गई थी, बाबर आज़म के लिए मार्च से अच्छी खुशखबरियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, और इंशाल्लाह, अच्छा यानी वर्ल्ड कप तक हमारे पास बाबर आज़म फॉर्म में होंगे और बेहतर, बल्कि दूसरे शहनशाह अफरीदी और रिजवान भी बड़ी अच्छी परफॉर्म करें। ये मार्च से आप जी मार्च। मैं एक बात कह सकता हूँ अरसलान, इजाजत दें मुझे। मैं, हमारे दोनों एस्ट्रोलॉजिस्ट जो बैठे हैं, मेरा इसमें कोई कुछ मुझे महारत नहीं है, ना ये मेरी फील्ड है, लेकिन मैं आपको ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से बता दूं, विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स जो है बाबर आजम पाकिस्तान का दोबारा कैप्टन बन जाएगा। मैं हमेशा से, मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ,
बाबर आजम के अलावा आपकी टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसकी जगह जो है वो 100% है, और वो ही कैप्टन बनने के काबिल है। आपकी टीम ही जब खराब है तो बाबर आजम अकेला क्या करेगा? मुझे बताएं, क्या किया पूरी टीम ने मुझे एक साल में, मुझे बताएं। यार ये तो आपने भी पेश गोई कर दिया हैदर भाई, हैं हल्के हल्के। सारा क्या बताती है बाबर आजम के हवाले से 2024 कैसा रहेगा? आप जरा इस पर आते हैं। जैसे मैंने मेरा बताया, बाबर आजम का जुपिटर का ना चल रहा है प्लानिटरी पीरियड फ्रॉम लाइक वो 16 इयर्स का होता है। तो जब वो अपने अंडर 19 खेले थे 2011 से ही ऑनवर्ड्स उनका चल गया था, एंड वी सी कि उनका कैसे ही वो अप द हिल गए हैं ना इन हिज ना फील्ड एंड एवरीथिंग। तो उनका काफी अच्छा चल रहा है। बीच में जैसे एक थोड़ा सा टाइम पीरियड था 2023 का, वो डिफिकल्ट था। इनका जॉब पीरियड शुरू होगा, दैट विल बी फ्रॉम अराउंड फेब और से लेकर जनवरी तक इनका काफी अमेजिंग साल रहेगा वो, क्योंकि जो प्लानिटरी पीरियड चल रहे हैं दैट सपोर्ट्स ना जो क्रिकेट फील्ड होती है एंड एवरीथिंग, बेसिकली जो स्पोर्ट्स को प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं या उसको एक ना पावरफुल एनर्जी देते हैं, दैट विल बी। तो अगेन मैं इनसे भी ना हमारे जो एनालिसिस्ट हैं उनको भी मैं यही बोलूंगी, जो आई विल बी लाइक सेइंग दैट ही इज राइट कि चीजें बेहतर हो सकती हैं, कैप्टनशिप वापस आ सकती है, बट आई सी हिम कि अभी उनको जरा थोड़ा सा और टाइम लगेगा, मगर टू सेटल डाउन लेटर डाउन दिस ईयर इट विल बी मच बेटर। और चीजें इनकी काफी अच्छी पॉजिटिव, 2027 तक तो उनका काफी अच्छा एक पीरियड है, तो एक प्रोमिनेंट रोल इनको रहेगा। इट्स जस्ट दैट जब टाइम पीरियड ऐसी होता है, जैसे स्टेप बैक कर लिया या कर दिया गया उनको जैसे भी था, इट इज फॉर हिज ओन गुड, बिकॉज वो एनर्जीज काफी नेगेटिव थी अराउंड दैट थिंग, वो अब जाके खत्म होंगी फरवरी मार्च के, तो ही विल बी फीलिंग मच बेटर, मोर कॉन्फिडेंट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन विद हिज बैट एंड एवरीथिंग, तो काफी अच्छा रहेगा। हारिस रूफ को मैं एक ऐड करना चाहती हूँ, आई डोंट सी हिम अगेन डूइंग मच फॉर पाकिस्तान। देखिए दो चीजें हैं, मैं अभी साफ एक टू द पॉइंट बात करूंगी। हम जो प्लेयर्स को देखते हैं वो अपने जब एज अ टीम खेलते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं खेलते, बट एज अ इंडिविजुअल व्हेन दे गो टू अदर लीग्स एंड एवरीथिंग दे प्ले वेल अमेजिंगली वेल। द थिंग इज दैट कि देखिए पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली ये है कि लोग ज्यादा लॉयल नहीं रहते। पाकिस्तान नीड लॉयल पीपल एंड हार्ड वर्किंग पीपल, दे डू हार्ड वर्क फॉर देयर ओन गुड नेम विच इज गुड, चले अपना नाम कमा रहे हैं एंड एवरीथिंग, मगर हमें ऐसे लोग चाहिए या हमें इतनी एनर्जी चाहिए, हमारे पास एनर्जी बहुत है, चैनलाइज करना है उसको कि पीपल शुड बी लॉयल। यहाँ पे हमें बहुत अमेजिंग प्लेयर्स तो मिल जाते हैं, मगर वही वाली बात है कि जैसे बोला कि हॉकी प्लेयर्स को इतना अंडर उनको उनके वेजेस जो है उनको उनकी जो सैलरीज है वो इतनी कम होती है कि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। इफ यू वांट, ये पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा, एंड आई सी इट्स अ वेरी गुड ईयर टू मेक सम सीरियस चेंजेस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, एवरी एक्सपेक्ट, कोई भी फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, वी हैव टू मेक सम मैसिव चेंजेस, सो ये आ सकती है। एंड दिस ईयर 2024 विल बी एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। पीएमआई ये वाले हैं नेक्स्ट टाइम, दे शुड सिट एंड टॉक सीरियसली अबाउट स्पोर्ट्स, सो दैट यो, क्योंकि फिर हम देखेंगे इंडिविजुअली सब लोग बहुत कामयाब होंगे, मगर एज अ टीम पाकिस्तान की कोई भी स्पोर्ट्स टीम हो वो भी सफर करेगी, बिकॉज दे डोंट गेट द पर्क्स एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम द जो भी हमारी कमेटी और हमारी जो भी सारे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं स्पोर्ट्स, वहां से अगर रिस्पेक्ट और उनको वो चीज नहीं मिलेगी तो अगेन दे विल बी डिमोटिवेटेड एंड डूइंग थिंग्स ऑन आवर ओन। तो ये काफी चीजें हैं। असद अब्दुल्ला शफीक जो एक थे, उन्होंने अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था तो उसके अंदर कुछ एक अच्छी परफॉर्मेंस की थी, उनका भी काफी अच्छा लग रहा है, फी विल बी गिवन चांस तो अच्छा इनका रहेगा। शान मसूद का भी इंडिविजुअली काफी चांस अच्छे हैं, बट अगेन एज अ कलेक्टिव टीम अभी भी जरा थोड़ा सा इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप आई सी मच बेटर, इनका थोड़ा सा फेवरेबल, आई डोंट सी, अभी मैंने कैलकुलेशन इनकी विनिंग की नहीं की बिकॉज आई डोंट हैव द डेट्स एंड एवरीथिंग, बट अगेन थोड़ा सा मुझे फेवरेबल लग रहा है कि थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी। जीतना नहीं जीतना वो जब हमें पता चलेगा, वी विल हैव द स्केड्यूल। अच्छा एक ना ब्रेक लेता हूँ सारा, फिर मैं आता हूँ। ये जो शान मसूद वाला मामला है, कैप्टनसी वाली बात है, हैदर भाई ने भी एक पेश गोई की है, मैं वापस आता हूँ तो जरा गुलजी साहब से भी और सारा से भी इस पर बात करते हैं, हैदर भाई से भी करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। गुलजी साहब, कैप्टनसी के हवाले से क्या बाबर आजम के लिए दोबारा कोई ऐसा चांस है? देखिए मैं एक बात करूं कि शान मसूद जो इस वक्त हैं टेस्ट टीम के कप्तान जी, जब उनको कप्तान बनाया गया था तो मैंने उस वक्त मैंने आपको पहले बताया कि मैंने उस वक्त जायचा बनाया था जब ये टीम सेलेक्ट हो रही थी। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा था कि ये टीम को 2 दिन के बाद सेलेक्ट करें, क्योंकि जो चांद ग्रेन और सूरज ग्रेन का बीच का टाइम था, उस वक्त नैस और बहुत सारे नेगेटिव असरात जो हैं वो उसके ऊपर थे, और शान मसूद के लिए बहुत भारी टाइम था। इसके साथ मज़े की बात बताऊं कि ये चीज़ें बहुत कैलकुलेट करके और बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, लेकिन लोग नहीं इस बात को समझते। लेकिन टाइम की जो कुंडली होती है वो सही कुंडा डाले तो चीज़ें बहुत सारी होती हैं। मतलब अगर आप
एक अच्छे प्लेयर हैं और आपका टाइम सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपकी अच्छी प्लेयरशिप जो है वो कहाँ जाएगी। अच्छा, ये वैसे अच्छा कि आपने आसान अल्फाज में समझा दिया, मैं तो परेशान ही हो गया था, मैंने कहा पता नहीं ये कुछ ज़्यादा मुश्किल हो गया। नहीं, वो मुश्किल नहीं है। देखें, बात यह है कि जब हमारा अभी देखें, अभी एक चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण जो है वो उसके असरात चल रहे हैं, और उसके बाद जो है फिर मार्च में फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहिए ना। जब आप एक एक चीज़ को प्रोफेशनली एक चीज़ को देखते हैं, तो आप सही, अच्छी और बुरी साथ को भी देखें कि हमारे लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। मैं एक आपको रेफरेंस कोड करता हूँ, बड़ी अजीब बात है, मैं इंटरनेशनली किसी मुल्क का भी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ कुछ लोगों की, तो उन्होंने मुझसे कहा था, मैंने कहा था कि अगर आपने वर्ल्ड कप के अंदर जाके ये चीज़ें इस टाइम में और इस टाइम में ना की, तो आपकी जो है ना जो रिकॉर्ड है वो ख़राब हो सकता है। तो उसने कहा हमने तो बड़ा बेहतर रिकॉर्ड बना लिया। मैंने कहा आप चेक कर लेना कि ये टाइम के ऊपर आपने नंबर चेंज कर लेना है। तो वो तीसरे नंबर पे थे, तो वो 5वें नंबर पे चले गए और उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी की। तो उन्होंने कहा कि यार मैं बल्कि मुझे मैसेज आया कि जी मैं 3 पे था, वाकई आपकी बात ठीक थी कि मेरा चीज़ें ख़राब हो रही थी। पाकिस्तान टीम में भी बता देते गुलजीत, लेकिन हम तो बताते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। अच्छा, कोई सुन नहीं रहा है, ये है दुख हमारे कि कोई सुन नहीं रहा है। अच्छा, नहीं, सुनने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना। देखिए, एक चीज़ होता है। अच्छा, ये जो आप मुझे बता रहे थे ब्लैक मैजिक का, बाबर आजम के हवाले से, ये क्या मतलब इसका ओरिजिन ऐसा पता चलता है कि किधर, मतलब हमें पता है कि बहुत सारे लोगों को बड़ी तकलीफ है बाबर आजम से, और मुल्क से बाहर की बात कर रहा हूं, सारे लोग उसको ना पर्दा स्क्रीन से भी हटाना चाह रहे हैं। ये भी है, ये बात सही है। अगर बाबर आजम जो है, 2 लोग ऐसे हैं, शहनशाह अफरीदी और बाबर आजम, अगर इन दोनों को निकाल दे तो कुछ लोगों के दिलों में ठंड और दिमागों पे सुकून आ सकता है। अच्छा, मतलब मैं तो सोच रहा था कि पड़ोसी मुल्क से कहीं से कुछ नहीं, यहाँ से भी देखें, दुश्मन तो कहीं पे भी हो सकता है, पड़ोसी मुल्क में तो ज़्यादा है और पाकिस्तान में जो है वो उससे ज़्यादा है। तो जो अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, और देखने के और खाने के और हाथ और दांत कुछ अलग होते हैं। लेकिन ये बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है और इसके ऊपर इनको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। अच्छा हैदर भाई, टेस्ट मैचेस जो परफॉर्मेंसेस हमारी 2023 की इख्तिताम हुआ, आप देख रहे हैं 2024 का ये जो अब टेस्ट होने जा रहा है 3 तारीख का, बेहतर होगा, चेंजेस होंगे, लड़कों में चेंज आएगा? इमामुल हक का तो ज़रा मैं सारा से भी पूछता हूँ, क्या कोई बेहतरी है? साइम अयूब हो सकता है इन? नहीं, मुझे तो कोई खास तब्दीली नजर नहीं आ रही पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में। सिडनी में थोड़ा सा एक एज है पाकिस्तान को, क्योंकि वहाँ स्पिन होता है गेंद तीसरे चौथे दिन 5वें दिन जो है, वो तो हम स्पिनर खिला ही नहीं रहे ना हैदर भाई। नहीं खिलाएंगे, ये जरूर खिलाएंगे मेरे ख्याल से। ये हसन अली को ड्रॉप करके साजिद खान को खिलाएंगे, ऐसा लगता है। लेकिन देखिए, टीम की परफॉर्मेंस जो है वो तो आज नहीं, ये तो 1 साल से ऐसे ही है। आप छोटी टीमों के खिलाफ जीत जाते हैं, बड़ी टीमों से हार जाते हैं, क्योंकि आपके जो प्लेयर्स हैं उनमें वो टैलेंट नहीं है जिस टैलेंट्स के खिलाफ आपको खेलना पड़ता है। मैं बाबर आजम पे दोबारा बात करता हूँ। एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं, मुझे वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मैं टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे बात करता हूँ। बाबर आजम एक ही जगह पे ऑस्ट्रेलिया में आउट हो रहे हैं। क्या हो रहा है कि बॉल, क्योंकि पाकिस्तान ने सारी क्रिकेट 1 साल जो है वो ऑन पिचों पे खेली है, जहां पे फ्रंट फुट पे खेलना आसान होता है। तो बैट्समैनों को आदत पड़ गई है फ्रंट फुट पे खेलने की। सारे हमारे जितने भी प्लेयर, ये आपने पहले भी कहा था कि बैक फुट पे खेलना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, बैक फुट। और बाबर आजम का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब वो बैक फुट पे खेलने की कोशिश करते हैं तो उनकी बॉडी जो है वो बैट के बिहाइंड नहीं आती। देखिए, बैक फुट का एक उसूल है कि बैट के पीछे आपकी पूरी बॉडी आनी चाहिए। तो गेट बन रहा है जहां पे वो बोल्ड हुए 2 दफा और 1 दफा जो है वो कैच आउट हुए। ये थोड़ा सा है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, बाबर आजम को आप देख लें, और उनके जैसे उनके फादर ने मांगी आपसे ये वीडियो, तो शायद वो देखें, तो उनको भी ये मैं बता दूं कि बाबर आजम का एक प्रॉब्लम आ रहा है, उनका वेट बढ़ा है। वेट बढ़ने की वजह से उनका जो बैलेंस है ना बॉडी का, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। उनको वेट कम करना पड़ेगा, अपना वेट। अच्छा, वो डेविड वार्नर ने इसकी निशानदही की भी थी। जी बिल्कुल। देखिए, बैलेंस जो होता है ना क्रिकेट में, बैटिंग में बैलेंस सबसे, शिफ्टिंग ऑफ बैलेंस जो है बड़ी अहम चीज होती है। आप जब ड्राइव करने जाते हैं तो आपका बैलेंस जो है बड़ी जरूरी होता है। बैकफुट पे बाबर आजम का ये प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से। दूसरी चीज ये है कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे जो जितने भी प्लेयर्स हैं शुरू से साइकोलॉजिकल थोड़ा सा दबाव में रहते हैं, डर रहता है। मैं आपको बताऊं, यूनुस खान जितना बड़ा प्लेयर जो है वो एक बात कहता था सबसे, कि यार देखो, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी गेंद आपको आउट कर देगी, इसलिए बैटर है उससे पहले ही रन बना लो। शान मसूद क्यों रन कर रहा है? क्योंकि शान मसूद उसी पे अमल कर रहा है
जो बॉल मिले उस पर रन बना लो इससे पहले कि एक गेंद आपका आउट कर जाए। तो ये 2-3 चीजें जो सामने आ रही हैं जिसकी वजह से, लेकिन मुझे उम्मीद है अब पाकिस्तान की अगली जो टेस्ट सीरीज है वो तकरीबन 8 महीने के बाद है। तो इस बीच में आपको सिर्फ T20 क्रिकेट खेलनी है जिसमें बाबर आजम बड़ा कामयाब है। तो बाबर आजम जो है उसमें फिर यूएसए में, वेस्ट इंडीज में आप देख लीजिएगा रन्स करेगा। पीएसएल में कैप्टन है पेशावर ज़ल्मी का, वहां भी रन्स करेगा। तो वो जो उसकी फॉर्म है दोबारा वापस आ जाएगी। लेकिन बाबर आजम को थोड़ा सा अपनी बॉडी को जो है मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी जो ये जो कमजोरियां हैं बैटिंग में इनको दूर करना पड़ेगा, जो रिलैक्स होने की वजह से आई है, नेचुरल नहीं है उनके अंदर। नेचुरल में उसको बड़ा जबरदस्त परफेक्ट बैट्समैन मानता हूं, लेकिन ये थोड़ी सी रिलैक्स हो गए, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, आपकी बात से मैं अग्री हूँ। हर कोई ये कह रहा है, बड़े आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, थोड़ा सा अननेचुरल लग रहा है बाबर, ये उसकी नेचुरल गेम नहीं है। ये बड़ी अच्छी आपने सही बात की। अच्छा सारा, अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि हम 2024 आपने कहा बेहतर हो जाएगा खेलों के लिए, सारा कुछ ठीक समझ में आ रहा है कि यार चलो अल्लाह करे हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाए, लेकिन क्या 2024 में खाली क्रिकेट से हटते हैं, ओलंपिक्स की अगर हम देखें तो उसमें एक अरशद नदीम हमारे पास ले दे के बड़ा नाम है, चाहे वो कोई भी एथलेटिक गेम्स हो, सॉलिडेरिटी गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक्स हो, कोई भी गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, एक अरशद नदीम ही बड़ा नाम नजर आता है। तो अरशद नदीम के लिए भी बेहतर साल साबित होगा। देखिए क्या कहते हैं, उनका डेटा आई डोंट हैव इट, तो मैं थोड़ा ज्यादा बात नहीं कर सकती। अगर हम न्यूमरोलॉजी से बात करें तो इट विल बी मच बेटर, क्योंकि उनका जो जो अभी सैटर्न का ईयर है, इट्स फ्रेंड्स विद द प्लैनेट वीनस एंड मर्करी, तो वो क्या कहते हैं वो चीजें कुछ कदर बेहतर कर सकेंगे। मगर देखिए मैं वही मैंने कहा कि फर्स्ट हाफ वोंट बी एट एक्साइटिंग एज फॉर द स्पोर्ट्स, बट लेटर ऑन जब हम जाएंगे अपना सेकंड हाफ में ऑफ दिस ईयर तो इट विल बी मच बेटर। तो थिंग्स प्लेयर्स जो हमें ना अब नए और थोड़े से लाने पड़ेंगे, क्योंकि जो मेजर की प्लेयर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो समहाउ और द अदर आर स्ट्रगलिंग, बिकॉज उनके कुछ प्लानिटरी पीरियड ऐसी हैं, जैसे अभी हमारे नासिर ने बोला कि कहते हैं कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपना इज नॉट इन फॉर्म एंड एवरीथिंग, बिकॉज हम एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दैट पर्सपेक्टिव ऑफ माइंड दैट ही इज, मतलब मेरे पास जो एक एक्चुअल रीजन बनता है अगर एस्ट्रोलॉजी से, तो इज गोइंग थ्रू अ प्लानिटरी पीरियड व्हिच इज नॉट सूटेबल फॉर हिम एट द मोमेंट। तो वो उनको स्ट्रेस भी दे रहा है, इज वेरी मच अंडर स्ट्रेस एंड एवरीथिंग, तो इज नॉट एबल टू डू मच अबाउट हिमसेल्फ, अबाउट हिज वर्क, बैटिंग एंड एवरीथिंग। ओके, अच्छा इमामुल हक, सारा इमामुल हक के हवाले से इमामुल हक, हाँ सॉरी, इमामुल हक के बारे में देखिए आई डोंट सी हिम गेटिंग एनीवेयर इन 2024, थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। मुझे वो टॉप उसमें देखिए मैंने जैसे आपको हमेशा बताया है कि आपको लॉयल्टी और हार्डवर्क के साथ चलना पड़ेगा। वो जरा थोड़ा सा जो उनकी मुझे ना जायचे में जो लगता है वो थोड़ा लेट बैक है, वो जरा थोड़ा सा अपने काम को सीरियस नहीं ले रहे, तो यू हैव टू गिव हिज 100%। दिस ईयर आई डोंट सी हिम डू एनीथिंग बिग, मगर ये थोड़े थोड़े पार्ट्स जो उनके बेहतर हैं, जो बिफोर इक्लिप्सेस होंगे एंड आफ्टर इक्लिप्सेस, दैट इज उनका मार्च और अप्रैल थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। if we have, I don't know if we have matches between that time during the eclipse of ना जब मार्च एंड अप्रैल होगा, क्योंकि उसके अंदर मर्करी रेट्रोग्रेड एंड इक्लिप्सेस भी काफी प्रोमिनेंट अपना दिखाएंगे अपनी एनर्जीज एंड एवरीथिंग, तो उसके अंदर नहीं होगा। ओवरऑल उनको टीम में शायद मैं ना देखूं इस साल ज्यादा ना एक्टिवली। टीम में रहेंगे सारा, बस ये बता दें टीम में रहेंगे? वही मैंने कहा कि एक्टिवली आई डोंट सी हिम, तो कुछ थोड़ा मुश्किल उनको हो सकती है, स्पेशली अगर कुछ मैचेस इक्लिप्सेस के अराउंड होंगे, ही विल टेंड टू स्ट्रगल इन दोस एरियाज एंड नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व दैट मच। ओह जी गुलजी साहब, देखिए मैं अरशद नदीम के बारे में पहले बताता हूँ कि अरशद नदीम का जो साल है वो 24 का साल है। अच्छा और वो उसके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा और उसको वो करना चाहिए और पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपनी गेम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और इंशाल्लाह उसको कामयाबियाँ मिलेंगी। ठीक हो गया। दूसरा इमामुल हक साहब जो है, इमामुल हक जो है वो इस वक्त पहला जनवरी फरवरी उसका ज़रा डाउन जाएगा, लेकिन मिड मार्च के बाद जो है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और टीम में भी मौजूद रहेगा और उसकी आगे की भी क्रिकेट बहुत अच्छी होगी इमामुल हक की। जी वाह वाह। अच्छा हारिस रऊफ का भी कहा था थोड़ा सा, तो ठीक है चले मैं जरा क्रिकेट पे, हॉकी के लिए क्या समझते हैं जो नए सदर हैं, कुछ बेहतर? देखिए मैंने आपको एक बात बताऊं, मैंने ये आतिफ से क्या नाम है, आरिफ हसन साहब जो गए 19 साल, इनके बारे में मैंने ना एक जायचा बनाया था मार्च में, अच्छा शुरू में 2023 के शुरू में, तो मैंने कहा था कि मुझे उस दिन मिठाई ज़रूर ला के खिलाना कि 2024 जो है ना इनका 2023 जो है इनका आखिरी साल है और ये चले जाएंगे। चलो ये मिठाई तो आपको मैं ही खिला दूंगा एथलीट्स और की तरफ से। उसने जिसने जायचा बनवाया था तो उसने कहा कि अगर ना गया तो मैंने कहा फिर मैं आपको दावत दूंगा, आप सिर्फ मुझे मिठाई खिला दीजिए। ओए होए, अच्छा तो यानी चले इस पे हम कुछ बेहतरी देख सकते हैं। और क्रिकेट जो हॉकी जो है 2024 में
आप देखेंगे बहुत ग्रूम करेगी। अच्छा चले गुड, ये तो उम्मीद भी है मुझे। अच्छा हैदर भाई, तारिक बुख्ती साहब आए हैं और सजाद खोखर साहब अब FIH को लिखने की तैयारियां कर रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट जाने की। मुझे तो लगता है हॉकी का वही हाल करने जा रहे हैं सजाद खोखर साहब, जो फुटबॉल का हुआ है, बैन लगा, फिर मुसीबत हुई, अब यहाँ भी यही मुझे लग रहा है, ये बैन लगवाएंगे। देखिए हमारे यहाँ जो है ना किसी को इस बात का ख्याल नहीं होता है कि जो आदमी उसको उसका तजर्बा नहीं है वहां पे क्यों काम कर रहे हैं। तारिक बुख्ती साहब आए हैं, अब देखें क्या होता है। हॉकी का तो पहले ही हाल खराब है। मुझे नहीं लगता है कि तारिक बुख्ती आ जाएं या वो खोकर साहब दोबारा आ जाएं कुछ होने वाला है, क्योंकि आपका टैलेंट ही अवेलेबल नहीं है। आपका जो ग्रास रूट लेवल पे जहाँ से टैलेंट आता था वो आपका वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब ज़बरदस्ती या मजबूरी में कुछ लोग हॉकी खेल रहे हैं अपने फैमिली कल्चर की वजह से या अपने माहौल वहाँ की सोसाइटी की वजह से। अदरवाइज हॉकी का वो एक जो तड़प होती थी खेलने की वो खत्म हो चुकी है। हमारा जो नर्सरी थी वो स्कूलिंग थी। स्कूल क्रिकेट भी खत्म हो चुकी है, स्कूल हॉकी भी खत्म हो चुकी है। ये बड़ा एक फ्लॉ है, ड्रॉबैक है, और इस पर जो है ना किसी ने काम किया। और हॉकी को तो बस ये है कि छोटे छोटे फायदे उठाते हैं। और हॉकी टीमों का हशर मैंने देखा है बाहर मुल्कों में जब आती हैं, हॉलैंड में आए, जर्मनी में आए पाकिस्तान हॉकी टीम, वो बेचारे किस कंडीशंस में आए हैं और कैसे वो किन होटलों में रहे हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो उन बेचारों की क्या बात करें, उन प्लेयर्स की, उनको क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। इवन मैं आपको बताऊं, रेहान बट जो प्लेयर था हॉकी का, मैंने वो आया था जर्मनी वर्ल्ड कप खेलने, मैंने वो मेरे साथ गया था जूता खरीदने, तो उसने पैसे दिए तो मैंने कहा यार बड़े महंगे जूते नहीं है। कहता भाई ये मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, हॉकी उसने नहीं दिया मुझे फेडरेशन ने एक पैसा। अब ये अंदाजा हालात है हमारे। हमारा क्या मतलब, जहां पे हम कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहते, और इन्वेस्टमेंट होती है तो ऑफिसेज बनाने पे, एयर कंडीशन, सर बिजली के एक खर्च दूसरे पर पे। इल्जामात ही इतने लगा दिए हैदर भाई, कभी ओलंपियंस ने उन पर, कभी उन्होंने ओलंपियंस पर। तो हॉकी की बेहतरी का तो कोई मेरा ख्याल है नहीं ये कुछ खुद ही नहीं मतलब चाहते, वरना होने को तो हो जाए, नेशनल गेम है। एग्जैक्टली और हॉकी मैं आपको बताऊं अरसलान, मैं बताऊं हॉकी जितनी साइंटिफिक और टेक्निकल हुई है पिछले 10-15 सालों में, कोई गेम नहीं हुआ है। यानी सारे रूल्स चेंज हो गए हैं और हमारे वही ट्रेडिशनल वही सारी चीजें पुरानी चल रही हैं, हम नए उस पर कर रहे हैं, लेकिन उसको जैसे हमें इख्तियार करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हैं। अब शहनाज शेख साहब वो कोच बन गए। ठीक है हैदर भाई, वक्त की कमी थी, आज बड़ा मजा आया जी। गुलजीत साहब बहुत शुक्रिया। सारा काजमी थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और बड़ी अहम मालूमात मिली, आज सुनने वालों के लिए भी बड़ी मजे की मालूमात होंगी। सैयद हैदर भाई थैंक यू सो मच, जर्मनी से हमारे साथ मौजूद रहे, और हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट और जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने आज काफ़ी कुछ खुल के बताया, और हमने कोशिश की सारे वो सवालों के जवाब ले लें जो लोग सुनना और जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जी तमाम हज़रात का। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।